नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र टनकपुर को बड़ी रेल सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टनकपुर साहिब नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया। साथ ही टनकपुर पीलीभीत सवारी गाड़ी का मार्ग शाहपुर तक बढ़ाने का भी लोकार्पण किया गया। टनकपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने नई एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। टनकपुर से हजूर साहिब नांदेड़ तक सीधी रेल सेवा की मांग लंबे समय से की जा रही थी। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के लोगों और सिख श्रद्धालुओं द्वारा नई ट्रेन शुरू होने से चंपावत, टनकपुर और पूरे कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों, विद्यार्थियों और किसानों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं को सीधी रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा टनकपुर पीलीभीत सवारी ट्रेन का शाहजहांपुर तक विस्तार होने से क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। इससे पर्यटन, व्यापार, कृषि उत्पादों के परिवहन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। तो वहीं मसूरी में हाईकोर्ट के निर्देशों पर अनुपालन में नगर पालिका परिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने विवादित 6 मंजिला भवन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 से 50 फ्लैटों को दोबारा सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान 3 परिवारों ने मकान खाली करने का विरोध किया, जिसके बाद एसडीएम राहुल आनंद मौके पर पहुंचे और उन्होंने 48 घंटे के भीतर भवन खाली करने का निर्देश दिया। प्रशासन के अनुसार भवन का निर्माण बिना एमडीडीए की स्वीकृति और अग्निशमन विभाग की एनओसी के किया गया था और वर्ष 2023 में भी इस इमारत को सील किया गया था। लेकिन आरोप है कि बाद में सील तोड़कर फ्लैटों पर कब्जा कर लिया गया और कुछ हिस्सों में नया निर्माण भी कर दिया गया। एसडीएम राहुल आनंद ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों को हर साल पालन करना चाहिए और यदि तय समय के बाद भवन खाली नहीं किया गया तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। वही सहायक अभियंता अजय मलिक ने बताया है कि न्याय के निर्देशों के तहत दोबारा सीलिंग की गई है और अगली सुनवाई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां भवन के भविष्य पर फैसला हो सकता है। के आदेश थे कि इस पूरी बिल्डिंग में ना तो किसी को आवास आवंटित किया जाए, ना ही उसमें किसी को कब्जा दिया जाए। तो उसी क्रम में जो है यहाँ पे कुछ कब्जे हो रखे थे, उसको मुक्त कराना था और उसमें सील लगाना था, तो उसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे लगभग समस्त जो जितने भी कमरे थे उनको सील कर दिया गया है। केवल जो 3 कमरे हैं उसमें जीवन यापन के लिए जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, उन 3 परिवारों को केवल 1 कमरा दिया गया है, केवल नेक्स्ट 2 दिन के लिए, ताकि वो अपना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ लें, ताकि और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा सके। और आगे भी कोई कार्रवाई है सर इस बिल्डिंग को लेकर? बिल्कुल, इस बिल्डिंग पे जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय में इसमें जो अपना एफिडेविट दाखिल किया जाएगा प्राधिकरण की ओर से, और उसके बाद उच्च न्यायालय जैसा इसमें देता है, चाहे तो अगर वो बिल्डिंग के डेमोलिशन के ऑर्डर आते हैं या किसी अन्य प्रकार के एडवर्स ऑर्डर आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारे के आदेश थे कि इस पूरी बिल्डिंग में ना तो किसी को आवास आवंटित किया जाए, ना ही उसमें किसी को कब्जा दिया जाए। तो उसी क्रम में जो है तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र स्थित बड़ी अंजनिया गांव में जमीन विवाद और कथित फायरिंग के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने वीडियो संदेश जारी कर बताया है कि मामले में आरोपी की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच बड़ी अंजनिया के ग्रामीणों ने खटीमा एसडीएम तुषार सैनी और तहसीलदार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। एसडीएम ने कहा कि संबंधी भूमि विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम फैसला आने तक दोनों पक्ष शांति और संयम बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है और किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वही सीओ खटीमा नीरज ने बताया है कि 4 जुलाई की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि फायरिंग होने का आरोपों की जांच तेज की जा रही है और जांच में ये भी तथ्य सामने आए हैं कि उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
के आज बड़ी अंजनिया से लोग मिलने आए थे। उनके द्वारा अपनी पूरी जो उनकी समस्या है, जो उनका विवाद है, उसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई और अभी मैटर जो है वो न्यायालय में अभी विचाराधीन है। तो इसके बारे में अधिक कुछ कहना तो सही नहीं होगा, पर मेरा दोनों पक्षों से यही कहना है कि जब तक मैटर में किसी तरह का फैसला नहीं आ जाता, तब तक मौके पर शांति व्यवस्था बना के रखें और कोई भी विवाद जो है वो उत्पन्न ना करें। मौके पे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और दोनों पक्षों को शांति के लिए अपील की गई है। 4 जुलाई को बरी क्षेत्र में हमें सूचना प्राप्त हुई कि ग्रामीणों द्वारा ये सूचना दी गई कुछ लोग उनके खेती करने वाले क्षेत्र में आए और वहाँ पर हल्ला गुल्ला किया और उनके कहे अनुसार वहाँ पर गोलीबारी उनके द्वारा हवा में फायरिंग की गई या गोलीबारी वहाँ पर हुई। तो इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचे और पुलिस के द्वारा तुरंत तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा की होनहार बेटी तीला सेन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर पूरे प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। उसकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से खटीमा में खुशी की लहर है और नगरवासियों की ओर से उनके सम्मान में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तीला सेन ने कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करते हुए अपने साहस और दृढ़ संकल्प और लगातार मेहनत के बल पर माउंट एवरेस्ट फतेह किया। उनकी सफलता को क्षेत्र के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है। समारोह में सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और छात्र संघ अध्यक्ष रोहित जोशी ने कहा है कि तीला सेन की उपलब्धि ये साबित करती है कि मजबूत इरादे और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने क्षेत्र की बेटियों से भी बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का आह्वान किया है। वहीं तीला सेन ने अपनी सफलता की खुशी लोगों के साथ साझा करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि ये उपलब्धि केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे खटीमा, उत्तराखंड और देश की है, जिनसे उन्हें हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित मिलता है। नमस्कार। खटीमा जैसे कि एक बहुत ही सीमांत क्षेत्र है। हमारे खटीमा क्षेत्र में ही चारूबेटा से हमारी जो बहन तीला सेन इतना बढ़िया अचीवमेंट करके आई है आईटीबीपी में। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। मुझे इतना सम्मान मिला, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैंने पढ़ाई की है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चारूबेटा से 10वीं की परीक्षा पास करके मैंने जीजीआईसी खटीमा से मैंने 12वीं की। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक नैनीताल से ग्रेजुएशन लिया, मतलब डिग्री ली। उसके बाद फिर मैंने 2021 में आईटीबीपी ज्वाइन किया। आईटीबीपी के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमें मौका दिया। मैं नारी शक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए हमको बहुत बड़ा अवसर मिला, जिसको हमने 100% पास करके एक अपने देश नहीं अपने गांव का भी नाम रोशन किया, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया। मुझे बहुत इसमें। तो वहीं महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र में रह रहे उत्तराखंड के मूल के लोगों से भी माधव भट्ट जी, सुरेश राणा जी, ममता भट्ट जी, महेंद्र गोसाई जी, दिलीप जी, विष्ट जी, माधव सिंह राजपूत जी, जाम सिंह राजपूत जी और हमारे प्रवासी परिषद के उपाध्यक्ष पीसी नैनवाल जी और जिनका उत्तर प्रदेश और दिल्ली और देहरादून और मुंबई में आप लोगों के बीच में लगातार सतत रूप से यहाँ काम करते हैं। हमारे गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र के आदरणीय कृपा शंकर जी विशेष रूप से आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मेरे साथ दीप जी आए हैं, राजेश्वर उनियाल जी, मनोज भट्ट जी, केसर सिंह जी, सुंदर चंद ठाकुर जी, गोविंद लाल आर्य जी, हया सिंह राजपूत जी, प्रीतम म्हात्रे जी, दशरथ भगत जी, सुरेश काला जी एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे आए हुए सभी भाइयों बहनों और पूरे समाज के सभी प्रबुद्ध जन, अनेक संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण, हमारे सभी कलाकार बंधु जिन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुति आज इस मंच के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत की है और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी प्यारे बच्चे
युवा साथी, मैं आप सभी का, आपने सबने मेरा बड़ा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं कुछ लोगों के नाम ले पाया, कुछ का नहीं ले पाया। बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ, प्रयाग रावत जी भी थे, पता नहीं कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, नयाल जी भी हैं, इसमें आपका परिचय में नाम नहीं है, जिस तरफ मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो ऐसे सभी हमारे महेश जी, महेंद्र चंद जी, हमारे चंद जी और सभी उपस्थित हमारी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर आज मैं दिन में यहाँ पहुंचा, उसी समय से मेरा स्वागत किया। यहाँ पहुंचने पर युवा साथियों ने नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आपका दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी भाई बहनों के बीच में आकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, अत्यंत हर्ष हो रहा है, गौरव की अनुभूति हो रही है। और सच कहूं तो जब मैं आज बाहर से अंदर आ रहा था, अभी देख रहा था आप सबको, तो आप लोगों के चेहरों पर वही चिर परिचित अंदाज, वही सीधापन, वही मुस्कान, वही अपनापन और वही स्नेह देखकर मुझे एक पल के लिए महसूस ही नहीं हुआ कि मैं मुंबई में हूं। मुझे लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी हमारी जो बहनें यहाँ प्रस्तुति दे रही थी, उन्होंने जिस प्रकार से हमारा जो पारंपरिक रूप से जो हमारा परिधान है उसको धारण किया हुआ है, सच में वो दिल को छू लेने वाला है। इतनी दूर रहकर अपनी संस्कृति से, और यहाँ जो ऊर्जा और पहाड़ीपन, उसकी खुशबू जो यहाँ महक रही है, मुझे लगता है कि ये हमारा नवी मुंबई, इसको मिनी उत्तराखंड बना दिया है आप सब लोगों ने। भाइयों बहनों, भले ही मुंबई बहुत दूर हो, लेकिन दिलों की कोई दूरी नहीं है। और आप लोगों के लिए तो दोनों ही अपने घर हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे आपका पैतृक स्थान हो। आप लोग लगातार जुड़े रहते हैं। एक और हमारी जहाँ शांत वादियां हैं, वहाँ यहाँ विशाल समुद्र है। और पिछले 3 दिनों से, जैसा मुझे बताया भी था, और आज तो ये हो रहा था कि यहाँ पर पता नहीं आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। मौसम खराब था, कल बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। मैं आपका फिर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक ऊर्जा है, और दूसरी ओर आमची मुंबई की रोशनी है। पर इन दोनों कोनों को जोड़ने का कार्य हमारे सभी उत्तराखंड के लोगों ने, जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने किया है। और एक बात जो हमेशा मेरा हृदय गर्व से भर उठता है जिसको देखकर, कि चाहे हम मुंबई में रहते हों, चाहे हम लखनऊ में रहते हों, चाहे हम लंदन में रहते हों, या हम दुबई में रहते हों, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, तो आपके मन में उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड की अपनी जड़ों से आप जुड़े रहते हैं। आपकी बोली की पहाड़ी मिठास, आपके संस्कारों में देवभूमि की सुगंध, और अपने हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने रहन सहन के प्रति, अपने संस्कृति के साथ जो अपनापन है, श्रद्धा है, और आपका अपनी मिट्टी से यही जुड़ाव हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। और आपका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और अपनापन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी सभ्यता से और संस्कृति से जोड़े रखता है, अपनी विरासत से जोड़े रखता है। भाइयों बहनों, मैं सच कहूं तो आप सब लोग जो विभिन्न शहरों में, चाहे मुंबई में या भारत में या पूरी दुनिया में जहां भी रहते हैं, आप सबको उत्तराखंड की महान संस्कृति का यदि ब्रांड एम्बेसडर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि सच में आपने शानदार रूप से
उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाया है। और जहां भी आप लोग रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर आज अपने आचरण से, अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपने कामों से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है, बड़ी मेहनत की है। और आप लोग यहां दूर रहकर अपनी मिट्टी से सफलता की कहानी ही नहीं लिख रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड का भी आपके कारण से मान सम्मान बढ़ रहा है। आप अच्छा काम करते हैं, आपका समाज में अच्छा नाम होता है, अपने संस्थान में अच्छा नाम होता है, सोसाइटी में अच्छा नाम होता है, तो हम सबका भी सर गर्व से ऊंचा होता है। और मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रत्येक उत्तराखंड वासियों को, मैं उत्तराखंड से जिनका भी रिश्ता है, जो यहाँ आ पाए हैं उनका भी, और जो यहाँ नहीं आ पाए आज बरसात के कारण से, जैसे मुझे बताया है, उन सभी को मैं नमन करता हूं। और इस आयोजन के लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, जिन जिन लोगों ने भी। और सच में मैंने तो इसकी कल्पना ही नहीं करी थी। मैं तो सोच रहा था अभी कुछ ही दिन पहले मेरा ये हुआ कि आप सब लोगों के बीच में बहुत दिनों से मैं आया नहीं था, तो आज मैंने कहा मैं कुछ सब लोगों से भेंट करूंगा। और इतना शानदार आयोजन मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूंगा कि करण जी मेरे साथ आए हैं और हमारे नैनवाल जी, इसको जो है मनोज जी, इसको जो है देहरादून में भी करवाइए। उत्तराखंड में एक दो तीन जगह ऐसा जो है शो होना चाहिए। इस प्रकार का जो शानदार इन्होंने जो अभिनय किया है, शानदार प्रस्तुति यहाँ मंच पर दी है। साथियों, बहुत सारे काम हमने किए। अभी उनियाल जी ने बहुत सारी बातें कही, डेमोग्राफी की बात करी, उन्होंने प्रतिनिधित्व की बात करी। और मैं भी चाहता हूं कि जो जो बातें भी उन्होंने करी हैं, सच में वो मेरे बड़े नजदीक की बातें हैं। और मैं बताऊं तो उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार डेमोग्राफी के क्षेत्र में पहली बार काम हुआ है। पहली बार डेमोग्राफी का जो असंतुलन हो गया था, डेमोग्राफी खराब हो गई थी, वो पहली बार हो रहा है। और अतिक्रमण हमने पूरे देश में अगर उसका कहीं प्रतिशत में अगर निकाला जाएगा तो उत्तराखंड पूरे देश में पहले नंबर पर होगा, जहां 15,000 लगभग एकड़ जमीन अभी तक हमने अतिक्रमण से मुक्त करवा दी। धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। लव जिहाद, हमारी बहन बेटियों के भविष्य को जो बर्बाद किया जा रहा था, उनके भविष्य को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा था, उसके लिए हमने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दंगा रोकने का हमने कानून बनाया है। हमने थूक जिहाद, मजार जिहाद और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के लिए, और मैंने ये संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की आने वाली भावी पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे। हम सुरक्षित उत्तराखंड देंगे उनको। और देवभूमि का जो देवत्व है वो किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। पहले बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन आप देख रहे होंगे अब लगातार वहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं, और कार्रवाइयां सख्त कार्रवाई हो रही है। इसलिए हमने दंगा रोकने का भी कानून बनाया है। कोई दंगे की राजनीति करके कानून को बिगाड़ने का काम न करे, इसके लिए हमने ऐसा कानून लाए हैं कि सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को कोई दंगा करने वाला नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। धर्मांतरण का सबसे सख्त कानून लाए हैं। आप सबको गर्व होना चाहिए, हर एक उत्तराखंड वासी को गर्व होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, आप कह रहे थे कि 1.25 करोड़ में से इतने आ रहे थे, मैं तो ये कहता हूं कि 1.25 करोड़ उत्तराखंड में रहते हैं, जितने 1.25 करोड़ से भी ज्यादा, आप 1.5 करोड़ लगभग हो गए होंगे। और 1.25 करोड़ में से 1.5 करोड़ में से जितने उत्तराखंड में रहते हैं, मैं कहता हूं उतना ही उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, वो सभी उत्तराखंड के वासी हैं। आपने कम बताया, मैं ज्यादा बता रहा हूं। तो हम जैसा आपने कहा रेल सेवा के लिए, मैं रेल सेवा के लिए लगातार रेल मंत्री जी को बीच में कहा है। दिल्ली से देहरादून चलाया, दिल्ली से लखनऊ चली है, अन्य शहरों के लिए भी चली है। मुंबई से देहरादून, हरिद्वार के लिए भी, वहां उनके लिए, और जितनी भी ट्रेनें चल सकती हैं अन्य स्थानों के लिए भी, रामनगर के लिए भी पिछली बार मुझे लोगों ने कहा था, कोटद्वार के लिए भी कहा है। हम सारी ट्रेनों के लिए लिख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड को ट्रेनों से, रेल से, हवाई सेवाओं से जोड़ा जाए। और आपने यहाँ पर अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का आपने उसमें जिक्र किया, उसमें आप अभी एक चीज और रह गया, आगे वाले में आप करिएगा। अब हवाई सेवा भी हमने हर हमारे
लगभग 120 से ज्यादा हेलीपोर्ट हमने बना दिए हैं, 120 से ज्यादा। चाहे उत्तरकाशी के लिए हवाई सेवा हो, गौचर के लिए हवाई सेवा हो, लैसडोन, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुंशियारी और नैनीताल, ऐसे अनेक स्थानों के लिए हवाई सेवा कर दी है। और देहरादून शहर आज 45 से भी अधिक शहरों से लगातार जुड़ा हुआ है। 45 से ज्यादा फ्लाइटें देहरादून में आ रही है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा ग्रीन फील्ड के तर्ज पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की दिशा में उस पर काम शुरू हो गया है, उसका टेंडर भी लग गया है, जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारी परियोजनाएं वहां पर चल रही हैं, जैसे इसमें अभी सौंग डैम, जमरानी बांध, लखवाड़ बांध और अभी किसाऊ बांध, ऐसे काम जो 50 साल 60 साल पहले हो जाने चाहिए थे, हो जाकर अब उनको स्वीकृति मिल रही है, उन पर काम तेजी से चल रहा है। बहुत सारे विकास के काम आप देखिए, चार धाम ऑल वेदर रोडें बन गई आज, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जा रही है, लिपू लेक तक आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई, जिस आदि कैलाश यात्रा में पहले मुश्किल से पूरे साल में